सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 शीर्षक है कलाम की आत्मकथा पाठ का अध्ययन करेंगे। कलाम कौन है आप सबको पता है, और इनकी आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? अपने द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा। तो अपने द्वारा ही अपने जीवन का जो कोई प्रसंग है उसका वर्णन कर जो लिखा जाता है उसे ही आत्मकथा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को समझेंगे। औपचारिक का अर्थ होता है दिखावटी, है ना, दिखावा करना। पुश्तैनी का अर्थ होता है जो कई पीढ़ियों से चला आता हो, कई पीढ़ियों से, हमारे दादा, उनके पिताजी परदादा, इस प्रकार से जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो वह पुश्तैनी कहलाता है। निश्चिंतता का अर्थ होता है विचार मुक्त अवस्था, जब हम बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहेंगे? निश्चिंतता। विरासत का अर्थ होता है उत्तराधिकार से मिलने वाला, है ना। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत, जनेऊ पहनने का होता है। तीर्थयात्री, तीर्थ का ब्राह्मण, मतलब तीर्थयात्री जहाँ पे कोई तीर्थ करने जाता है, कोई धार्मिक स्थान पे, तो वहां पे जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए वे तीर्थयात्री कहलाते हैं, है ना। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या। तोहफा अर्थात उपहार। ऐलान मतलब घोषणा करना, कोई बात को कहना, ऐलान करना, है ना। पुलिंदा का अर्थ होता है गट्ठर। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का विषय है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वे एक महान वैज्ञानिक भी हैं, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत अध्याय उनकी एक आत्मकथा है, आइए पढ़ें। तो यह जो पाठ है एक आत्मकथा है, अपने द्वारा अपने ही जीवन की कथा का वर्णन करना, है ना। अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली जो कथा होती है वह आत्मकथा कहलाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के गणतंत्र भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे, है ना, और वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और एक वैज्ञानिक भी थे, एक महान वैज्ञानिक भी मतलब हैं, और इंजीनियर के रूप में भी वो विख्यात हुए हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन, और जनता के राष्ट्रपति के नाम के द्वारा भी जाना जाता है। इनका जो हम नाम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या है? इसका एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। और ये जो है इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ है, और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, और ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो चलिए इनके बारे में, इनकी आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु हो गया है ना, कि रामेश्वर कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, और ना ही वे कोई बहुत ही धनी व्यक्ति थे। इनके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशिमा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। यहाँ पे कलाम जी जो है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि उनका जन्म जो है मद्रास के अब जो तमिलनाडु में है रामेश्वर कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ है ना। और उनके जो पिता जैनुलाब्दीन थे उनकी कोई
बहुत अच्छी औपचारिक मतलब कोई दिखावटी मतलब शिक्षा नहीं हुई थी, है ना। और वे बहुत ही धनी व्यक्ति थे, वे कोई धनी व्यक्ति नहीं थे। इसके बावजूद वे बहुत क्या थे, बुद्धिमान थे और उनमें उदारता मतलब दयालुता की सच्ची भावना भरी हुई थी। और उनकी माँ जो थी आसिम माँ, उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। कौन, किनकी? उनके पिता जैनुलाब्दीन की। तो इस प्रकार से उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिमा था, है ना। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता की छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वर में मस्जिद वाली गली में यह चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा घर था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, लेकिन घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगीपन से बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। तो यहाँ पे कई बच्चों में से वो एक थे और कैसे थे, लंबे चौड़े सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण, छोटी मतलब छोटा कद था उनका और साधारण सा दिखने वाला। और वे कहाँ रहते थे? अपने पुश्तैनी मकान में, जो उनके पूर्वजों का था, उनके दादा परदादा का था, उनसे जो मिला हुआ था उसी घर में वे रहते थे। रामेश्वर में मस्जिद वाली गली में चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का जो घर था वह बड़ा घर था। और जो उनके पिता थे कोई घमंडी व्यक्ति नहीं थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे। कहने का मतलब उनमें कोई घमंड नहीं था और सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। लेकिन घर में सभी जो वस्तुएं थी, सभी चीजें उपलब्ध थी। वास्तव में ये क्या कह रहे हैं कि उनका जो बचपन था बहुत ही विचार मुक्त अवस्था में और सादेपन से उनका जीवन बचपन का बीता है। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। कहने का मतलब है भौतिक मतलब संसारिक, है ना, भावनात्मक मतलब भावपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे सांसारिक तथा जो शरीर से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं, है ना, और भावपूर्ण दोनों तरह से ही पूर्ण था और इनका जीवन इस प्रकार से बीता था। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थीं और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। तो जो APJ अब्दुल कलाम थे वे अपनी माँ के साथ में ही नीचे बैठकर खाना खाते थे, है ना, केले के पत्ते पर, और उसमें सांभर चावल और नारियल की चटनी होती थी और इस प्रकार का उनका सादा सिंपल भोजन था। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुँच जाती हैं। जब मैंने पिताजी से नमाज प्रासंगिकता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे उनके इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, है ना, जो मुसलमान होते हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। तो रोज शाम को उनके पिताजी उनको लेकर जाते थे, है ना, और वहाँ पे अरबी भाषा में नमाज अदा की जाती थी। यह चीज़ उनको पता नहीं थी, है ना, उनको पता नहीं था अरबी भाषा, लेकिन उनको विश्वास था कि जो उनकी बातें हैं वो ईश्वर तक जरूर पहुंच जाती हैं। और जब उनके पिताजी से वह इस बारे में पूछते थे तो उनके पिताजी क्या कहते थे कि जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। कहने का मतलब संपूर्ण लोग, पूरे विश्व का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है ना, सब बराबर होते हैं। आगे है, हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे
ढाला जाता है। मुझे अपने पिता से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्म अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। तो इनके कितने भाई बहन थे? इसमें ये तीन भाई बहन इनके अलावा थे, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर बच्चा एक विशेष आर्थिक मतलब रुपये पैसे से जो संबंधित होता है, सामाजिक मतलब सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित जो परिवेश में वो पलते हैं, है ना, उनके जो वंशानुगत गुण होते हैं, जो उनके माता पिता से मिले हुए जो गुण होते हैं, उनके माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं या उनके दादा परदादा के अंदर जो गुण होते हैं वो उनको विरासत में मिलता है। उसी प्रकार से इन्हें भी अपने पिता से क्या मिला? ईमानदारी और आत्म अनुशासन, है ना। और माँ से क्या मिला? भगवान पे विश्वास रखना और दूसरों पे दया खाना, है ना। और यही गुण उनके तीनों भाइयों बहनों में भी था। तो इस प्रकार से ईमानदारी, अनुशासन में रहना और भगवान पे विश्वास रखना, दूसरों के लिए दया भाव रखना, यह उनको अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका बचपन में अद्वितीय योगदान रहा और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन और शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों का यूँ झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। यहाँ पे कलाम जी कह रहे हैं कि मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका बचपन में अद्वितीय योगदान रहा। मतलब उनके बचपन में ये दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनके रहते में इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन और शमसुद्दीन जो थे वे उनके सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों को यूँ झट से जवाब देते थे। मतलब वो जो भी कुछ कहते थे वे उससे उनका झटपट जवाब देते थे और बचपन में किसी भी हिचकिचाहट के साथ अपनी सृजनात्मकता मतलब नई वस्तु की जो कोई रचना की उसके अंदर जो योग्यता थी वे पूछते थे उनसे तो वो झट से जवाब उसका देते थे। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। तो जलालुद्दीन कौन थे? उनकी बहनोई मतलब उनकी जो बहन थी उनके पति, है ना। और उनसे कितने साल बड़े थे? 15 साल बड़े थे और उन्हें क्या कहकर पुकारा करते थे? आज़ाद। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते। तो ये क्या करते थे? अपने बहनोई के साथ रोजाना शाम को दूर घूमने निकल जाते थे, है ना। और मस्जिद वाली गली से निकलते हुए रेतीले समुद्र के तट पर जाते थे और वहाँ पर पहला पड़ाव उनका शिव मंदिर पहुंचता था, है ना। और शिव मंदिर में वे उसी प्रकार परिक्रमा करते थे जिस प्रकार कोई वहाँ पे तीर्थ के लिए आया हुआ हो और अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरे इलाके में जो उनके जीजा जी थे जलालुद्दीन वे अंग्रेजी में लिख सकते थे, है ना। और वे हमेशा अच्छे व्यक्तियों के लिए, शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और जो समकालीन जो साहित्यक है, चिकित्सक विज्ञान की जो उपलब्धि है उसी के बारे में हमेशा इनको बताया करते थे। और दूसरा व्यक्ति जो वह था जो उनके बाल जीवन पर प्रभाव पड़ा वे थे उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन, है ना। और वे जो थे रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। और अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। तो इन दोनों का
प्रभाव उनके बाल जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। आगे है सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं 8 वर्ष का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो वे कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। और उस विश्व युद्ध का उनके यहाँ पे कोई असर तो नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी जो भारत के जो भारत उनका जिनका मित्र था, है ना, जिन देशों का मित्र था, उन पे उनका दबाव आने लगा कि उनकी सेनाओं में शामिल होने के लिए। तो एक तरह से आपातकालीन घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब है कुछ समय के लिए विपत्ति काल या संकट काल कहीं या बुरा समय घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा उसके सामने आया कि जो रामेश्वरम स्टेशन पर जो गाड़ी रुकती थी वह बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजार जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। तो इस प्रकार से जब वह स्टेशन से ट्रेन का आना रुक गया तो अखबारों के जो बंडल होते थे वो रामेश्वरम रोड पर ही चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे, है ना। तो शमसुद्दीन जो उनके चचेरे भाई थे उनको किसी की मदद की एहसास हुआ। तो इनकी मदद किसने की? कलाम जी ने। और उसके बदले उन्हें तनख्वाह शमसुद्दीन ने उनको दिया और वो जो तनख्वाह था उस पर उन्हें आज भी बहुत गर्व होता है ना। उस समय तो उनको जो बंडल उठाने के लिए तनख्वाह मिली होगी, कुछ कमी मिली होगी, अभी तो वो राष्ट्रपति थे, है ना। लेकिन अब राष्ट्रपति के जो तनख्वाह था उससे भी ज़्यादा गर्व उनको वो पहली तनख्वाह जो उसने कमाई थी उस पर उन्हें हो रहा था। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे 3 मित्र थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। और ये जो तीनों मित्र थे सभी ब्राह्मण परिवार से थे। और जो रामानंद शास्त्री था वे रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर इनमें किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आगे जब मैं रामेश्वरम की प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक नई शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे लिए मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे हैं कि जब वह प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक नए शिक्षक आए थे और ये टोपी पहनते थे। तो मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, यह पहचान होती है। और जो पंडित थे रामानंद शास्त्री वो जनेऊ पहनते थे, है ना, और वे उनके साथ बैठते थे। तो एक मुसलमान के साथ में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार का बच्चा बैठता था तो यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफ़ी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो उदासी के भाव थे उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर आए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूप एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। तो इस प्रकार से जब उन्हें
पिछली पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उनके दोस्त को, मित्र को भी बहुत बुरा लगा, उसे तो रोना भी आ गया और यह सारी बात अपने घर में उन्होंने आकर बताई। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे उस शिक्षक को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का जो आप विष बोल रहे हैं बच्चों के मन में, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप यह गलत कर रहे हैं, या तो आप क्षमा मांगे या तो स्कूल छोड़कर चले जाएं। तो इस प्रकार से जो शिक्षक आए हुए थे, लक्ष्मण शास्त्री के इस कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में जो उनका विश्वास था, उसको देखकर वो जो नौजवान शिक्षक था उसके अंदर भी बदलाव आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वर छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी मिलने वाली थी। गांधी जी ने ऐलान किया कि भारतीय जो हैं वे स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे, पूरे देश में अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना हो, है ना। तो इस प्रकार की उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति भी मांग लेते हैं। आगे में उन्होंने सोचते हुए कहा, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए जाना होगा, हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरत तुम्हें रोकेगी। हमारी हिचकिचाहट मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं, उनके खुद के अपने विचार होते हैं। तो इस प्रकार से वे पढ़ने के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते हैं और यह बात उनके पिताजी को कहते हैं और वे नहीं रोकते हैं। उनकी माँ को भी खलील जिब्रान उनके कोई भगवान या संत हैं जो उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ये नहीं हैं, ये तुम्हारे जरिए आते हैं तो लेकिन तुमसे नहीं आते, है ना। तुम अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपना विचार नहीं दे सकती हो, उनके खुद के अपने विचार होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी लेकिन रामेश्वर जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पिताजी मुझे कलेक्टर बनना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। तो इस प्रकार से वो पढ़ने के लिए रामनाथपुरम आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों का रहन सहन, विचार, उनका जो संगति था, उनका जो भाव था वो बहुत ही अलग था। उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और उन्हें अपने घर की बड़ी याद आने लगती है और हर मौका तलाशने लगते हैं अपने घर जाने के लिए, है ना। लेकिन उन्हें अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करना है, क्योंकि उन्हें वे कलेक्टर बनना देखना चाहते थे और यह पिताजी का सपना है, इसे पूरा करना उनका फर्ज है और यही इस फर्ज को वे समझते थे। अब इस प्रकार से आगे है, जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं प्रायः उनकी कई बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने जीवन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने के लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा बल्कि अपने घर से और दूर चला गया और इस प्रकार से वहाँ के लोगों के भाव विचारों को देखकर, उनकी संगति को देखकर जब वो दुखी हो जाते थे तो उन्हें घर की याद आती थी और घर जाने के लिए मौका तलाशते थे ना। ऐसे में जलालुद्दीन जो हमेशा उन्हें सकारात्मक मतलब अच्छी दृष्टिकोण, है ना, तो इस प्रकार से जो उन्हें ऊर्जा मिलता था कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी सोच के साथ सोच की बातें हुआ करती थी और उस बात को वो याद कर लेते थे और फिर अपने मन के विचारों को अपने मस्तिष्क में ही रखते थे और उसके लिए परिश्रम करते थे, कठोर परिश्रम करते थे और वे घर नहीं लौटते बल्कि वहाँ से और दूर चले जाते हैं। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 19
89 को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम जनरल KNC और मैं रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। उस दिन पूरी चांदनी रात की ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकरा कर शोर पैदा कर रही थी। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रहेंगे, यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन हम में से कोई भी उस चांदनी रात के प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे, यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन हम में से कोई भी उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक साधारण सवाल था जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की जरूरत है। मैंने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो? रक्षा मंत्री ने पलट कर कहा, हम कल जरूर सफल होंगे, उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से अग्नि मिसाइल 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया था। उसी का प्रक्षेपण के लिए पहली वाली रात को डॉक्टर अरुणाचल जनरल KNC और रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, जो ITRT अग्नि प्रक्षेपण देखने आए थे, है ना। यह अग्नि मिसाइल जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है ना। इसकी मार जो है क्षमता 700 किलोमीटर है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से करीब 100 किलोमीटर दूर बिल द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट एंज यानी ITR से किया गया था। तो वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे सब से पूछ रहे थे कि यह हम इसमें हम सफल हो पाएंगे कि नहीं। तो जो वहाँ के जो रक्षा मंत्री जो थे वे कहते हैं कि हम जरूर सफल होंगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी दुस्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। तो इस प्रकार से अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा जाता है और पूरी तरह से यह प्रक्षेपण सफल होता है ना। और यह सुबह उनके लिए बहुत ही उनके जीवन का सुखद का क्षण था। वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुझे 1 दशक पूर्व मिले पद्म भूषण की यादें ताजा हो आई। तो इस प्रकार से 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई और उन्हें डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उन्हें 10 वर्ष के पहले का जो समय था वह यह जो जब उसे पद्म भूषण मिल रहा था तो यह याद उन्हें 10 वर्ष पहले की आने लग गई। मैं आज करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा 12 फीट लंबा कमरा, मुख्य रूप से किताबों से सजा हुआ, कागज के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर। मेज का बैरा मेरे लिए इडली और छाछ का नाश्ता लेकर आया। वो मुस्कुराया और मुझे बधाई दी। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मुझे छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहाँ पैसा काफ़ी मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? तो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे पहले रहता था, है ना। वही 10 फीट चौड़ा 12 फीट लंबा कमरा, मुख्य रूप से किताबों से सजा हुआ और कुछ थोड़े फर्नीचर, और जो वहाँ पे फिर जो उनको खाने के लिए मेस आता है तो इडली और छाछ का नाश्ता लाता है ना। और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई देते हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों के जो प्रेम उनको मिल रहा है उनके दिल को छू जाता है। इस प्रकार से जो कलाम जी कहते हैं कि जो अपने देश की जो बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इंजीनियर जो हैं अपने देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पैसा मिलता है उन्हें ज़्यादा, बाहर पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने देश के प्रति जो लोगों का प्रेम है, उनके लिए जो प्रेम है, सम्मान है, उनकी भरपाई वो नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कलाम जी अपनी आत्मकथा इस पाठ के माध्यम से हमें बताते हैं। धन्यवाद।